Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting correct phrases to fill in the blanks with. Asked in the IBPS RRB clerk and IBPS clerk mains examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होल्ड. आपका सब्जेक्ट है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड इट्स वर्ब इज होल्ड. मेन वर्ब नंबर 1 बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. ग्रेट प्रॉमिस इन एरियाज विच एडजेक्टिव क्लॉज है जो एरियाज को क्वालिफाई कर रहा है. विच इंक्लूड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड इंप्रूव्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स. एंड के बाद हमें एक वर्ब चाहिए जो होल्ड से जुड़ा हुआ हो. होल्ड एंड ऑप्शंस में आइए किसे, तो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज. आते हैं ऑप्शंस में. तो हेल्प तो कट गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट है सॉल्यूशंस और उसके लिए मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए, सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर बी में आइए, फिर आपका हेल्प्स है, ये भी एलिमिनेटेड हो गया इसके वजह से, यहां मेन वर्ब 5 के वजह से. नंबर सी हेल्पिंग टू, तो हेल्पिंग के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए आर जो कि नहीं है सेंटेंस में, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी हेल्प मेन वर्ब नंबर 1 है एंड ई आपका हेल्पफुल एक एडजेक्टिव है, अतः उस आधार पर यह भी कट गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है. ये आपका कटा क्योंकि ये वर्ब नंबर 5 है. इसके लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए जिसकी कमी है बिकॉज इट इज मेन वर्ब नंबर 4. ये भी आपका कटा क्योंकि ये मेन वर्ब नंबर 5 है. ये आपका सेलेक्ट हुआ क्योंकि ये मेन वर्ब नंबर 1 है और सब्जेक्ट आपका सॉल्यूशंस प्लूरल है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. हेल्प रिस्पॉन्ड. अब हेल्प के बाद टू जनरली लोग यूज करते हैं बट यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आपका हेल्प वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो फॉलोइंग वर्ब हमेशा बेयर इंफिनिटिव होता है. सो द करेक्ट आंसर इज नंबर डी, हेल्प रिस्पॉन्ड टू द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज. तो आपका फिलर हुआ हेल्प रिस्पॉन्ड to the impact of climate change on water resources. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि ग्रामर का अच्छा ज्ञान है, इफ यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यू कैन टैकल सच क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. चेन्नई इन तमिलनाडु इज ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेचर ब्लैंक स्पेस अर्बन डेवलपमेंट पोज्ड चैलेंजेस. अब यहां अर्बन डेवलपमेंट पोस्ट चैलेंजेस को नेचर और ब्लैंक स्पेस में हमें एक वर्ब चाहिए. ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो फर्स्ट नंबर ए आपका है इज इग्नोरिंग. हाउ नेचर इज इग्नोरिंग. नेचर इग्नोर नहीं करती है बल्कि नेचर को इग्नोर किया जाता है, यानी इसे पैसिव वॉइस में होना चाहिए. सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर बी को देखिए, तो हाउ नेचर इज बीइंग इग्नोरिंग. यहां पैसिव में मेन वर्ब नंबर 4 नहीं बल्कि मेन वर्ब नंबर 3 चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर सी इग्नोर द. हाउ नेचर इग्नोर एक्टिव वॉइस में क्रिया है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. हाउ नेचर इज बीइंग इग्नोर्ड कहां, तो इन अर्बन डेवलपमेंट पोस्ट चैलेंजेस. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे मार्क कर लें. एंड नंबर ई को देखिए, तो हैज बीन इग्नोर्ड फॉर के वजह से ये कट जा रहा है, प्लस हाउ नेचर हैज बीन इग्नोर्ड. अभी भी ये इग्नोरेंस इग्नोर करने का काम जारी है. सो हैज बीन इग्नोर्ड फॉर भी एलिमिनेटेड हो गया. द राइट आंसर इज बीइंग इग्नोर्ड इन से हम ब्लैंक स्पेस को फिल इन करेंगे. इज बीइंग ignored in. Now the sentence is completed both grammatically
and contextually correct way में. The sentence, completed sentence is now, Chennai in Tamil Nadu is a textbook example of how nature is being ignored in urban development posed challenges. It's very easy as well as interesting to tackle such questions. Now let's come to question number 3, which is, every year India dreams of its higher educational institutions, blank space, in terms of ranking, number of peer-reviewed publications and awards for research. अब यहां एक ऐसा फ्रेज चाहिए जो एंटीसीडेंट नाउन इंस्टीट्यूशंस को क्वालिफाई करे, यानी वी नीड एन एडजेक्टिव फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक विद. देखिए एडजेक्टिव फ्रेज किस ऑप्शन में मिलता है. एडजेक्टिव फ्रेज कैसा होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूएशन दिखाए, यानी वो जारी रहने का काम करे. दैट इज मेन वर्ब नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए, आईएनजी वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट होना चाहिए. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए है राइज अप टू. ये तो वर्ब नंबर 1 है और हमें वर्ब नंबर 1 नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर इंडिया ड्रीम्स ऑफ इट्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड राइज अप टू. ये राइज एंड के साथ भी होता तो संभव नहीं था, क्योंकि राइज क्वालिफाई कर रहा है नाउन इंस्टीट्यूशंस को. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो एलिमिनेट इट. नंबर बी राइजिंग, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है राइजिंग. राइजिंग अप टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की वजह से कट जा रहा है, क्योंकि इसे प्लूरल होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, नंबर ऑफ पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स फॉर research. This is the reason why we can't select this as the answer. So eliminate it. Number 3 rose. No, sorry, ये तो चाहिए ही नहीं हमें rising ही चाहिए. So this is also eliminated. Number D, rising up to world standards. No error in this option. Each word is fit to be the answer. So mark it as your answer, rising up to world standards. Number E, rises, ये भी कट जा रहा है इसके वजह से, sorry, eliminated. So right answer is number D, rising up to world standards. Rising up to world standards is the correct answer. The completed sentence is now, every year India dreams of its higher educational institutions rising up to world standards in terms of ranking, number of peer reviewed publications and awards for research. Let's come to question number 4. All his relatives एक्सपेक्ट हिज डॉटर, इसके रिश्तेदार उम्मीद करते हैं इसकी बेटी से. क्या करना, जब भी याद रखिए वर्ब से क्या का आंसर आए, यानी वर्बल ऑब्जेक्ट आंसर्स व्हाट, इट मस्ट ऑलवेज बी इन द इन्फिनिटिव फॉर्म, दैट इज 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन, यही सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं, तो आंसर्स को एग्जामिन करें. तो नंबर ए एलिमिनेटेड हुआ, क्योंकि ये बेर इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, हमें स्टार्ट करना है इन्फिनिटिव से. ऑन अ मंथ वैकेशन टूर, बाकी सारा सही है, गो गलत कट रहा है. सो नंबर ए एलिमिनेटेड. गोइंग होगा नहीं, क्योंकि वर्बल ऑब्जेक्ट तभी जेरंड होता है जब वो प्रीसीडिंग वर्ब से कंटिन्यू करता है, यानी साथ साथ चलता है, साइमल्टेनियस होता है. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर सी, टू गो ऑन ए वैकेशन फॉर ए मंथ, टू गो ये करेक्ट है, लेकिन ऑन ए वैकेशन फॉर ए मंथ यहां तक करेक्ट था, लेकिन ये रोक दे रहा है टूर और फॉर ए मंथ टूर, ये गलत एग्रीमेंट दे रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी को एग्जामिन करें. टू गो करेक्ट है, ऑन ए मंथली वैकेशन, हर मंथ वैकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसके वजह से कट जा रहा है.
So this is also eliminated. अब बचा कौन? नंबर ई तो छोड़िए, मार्क कर दीजिए. नंबर ई इज द करेक्ट आंसर टू गो ऑन ए मंथ्स वैकेशन टूर. सो फिलर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई, टू गो ऑन ए मंथ्स वैकेशन to go on a month's vacation tour. The completed sentence is now all the relatives expect his daughter to go on a month's vacation tour. Now is the turn of the last question, question number 5, which is the debacle of the party. पार्टी का विनाश, पार्टी की हार. Admits of no other blank space performance. नो अदर के बाद कैसा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, हमें यह देखना होगा. चूंकि डिबैकल है तो परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, तो पुअर या बैड. इस आधार पर अदर है तो हमें एक प्रीपोजिशन देन की भी जरूरत है, यानी चाहिए नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर. कभी नो अदर के बाद प्लूरल नाउन नहीं होता. देन एक पजेसिव जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, पार्टी सिंगुलर है, और तब उसके बाद एक नेगेटिव वर्ड, मे बी पुअर और बैड. गुड कभी हो नहीं सकता. इस तरह से पजल आउट करेंगे आप, किस तरह के वर्ड या किन शब्दों की आवश्यकता आपको होगी टू कंप्लीट द सेंटेंस. लेट्स एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए में एक्सप्लेनेशंस, ये संभव नहीं है. देन मेरा करेक्ट है क्योंकि अदर के साथ देन आता है. ये इट्स करेक्ट है क्योंकि पार्टी सिंगुलर है, एंड चूंकि डिबैकल है तो पो भी नेगेटिव वर्ड करेक्ट है. बट एक वर्ड आपका जो सिंगुलर चाहिए था वो प्लूरल है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एलिमिनेटेड. नंबर बी में एक्सप्लेनेशन आपका सिंगुलर है, करेक्ट है. देन करेक्ट है, बट देयर आपका रॉन्ग जा रहा है. पो आपका सही है क्योंकि पार्टी सिंगुलर है तो उसके लिए देयर आएगा नहीं. पार्टी के साथ देयर तभी होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज किया गया हो, बट यहां करेक्टिव सेंस है. सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड. नंबर सी एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट है, देन करेक्ट है, इट्स करेक्ट है, पुअर, चारों के चारों वर्ड्स करेक्ट हैं जिनकी जरूरत हमें है टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू फिल इन द ब्लैंक विद. सो नंबर सी इज एक्सेप्टेड. This is selected as the answer. नंबर डी में एक्सप्लेनेशंस प्लूरल नहीं चाहिए. देन आपका करेक्ट है, इट आपका गलत जा रहा है, पुअर आपका सही है, यानी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वन, नंबर ई एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, देन करेक्ट है, इट्स करेक्ट है, बट गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो एलिमिनेटेड. दस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर. सो फिलर हमारा होगा एक्सप्लेनेशन, नो अदर एक्सप्लेनेशन, देन इट्स पुअर, no other explanation than its poor performance. The completed sentence is thus now the debacle of the party admits of no other explanation than its poor performance. इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एक profound knowledge of English grammar होना चाहिए, a good sense of comprehension होना चाहिए. तो इस तरह के सवालों का हल करने में आपको जरा भी you will have to face no problem at all. आपको मेरे तरीके कैसे लगे कमेंट करें. इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और साथ साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.